रात के 2 बज रहे थे और विराट मेघालय और असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने किश्नोई नदी को घेर के रखा हुआ था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक पानी था, जो धीमी रफ्तार के साथ बहे जा रहा था। विराट की एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विराट पैदल पैदल मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। विराट फोन उठाते हुए कहता है, हाँ वंदना, बोलो। मोबाइल के अंदर से एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ तक पहुँचे आप जी? किश्नोई नदी तक पहुँच गया हूँ वंदना, बस ये किश्नोई नदी पार करी और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास। किश्नोई नदी का नाम सुनते ही वंदना घबराते हुए कहती है, क्या कहा? किश्नोई नदी पार कर रहे हो आप? और नहीं तो क्या, अब तुम्हें तो पता ही है कि बंगलामुड़ा गांव से रोगन का मूचा गांव जाने का मात्र एक यही रास्ता है, और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है। आपको इतनी रात में वापस नहीं आना चाहिए था, ग्रेवयार्ड कोठी में ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना, नदी के पास वो घूमती है। विराट हैरानी के साथ पूछता है, वो घूमती है मतलब? आपको सब पता है, पर फिर भी आप जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं ना? माँ जी ने बताया था कि नदी पार करते वक्त उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वरना वो सच में आ जाती है। वंदना, तुम भी ना कहाँ माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम्हें भी यक्षिणी की कहानी। विराट अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वंदना घबराते हुए कहती है, चुप हो जाओ जी। हे काली माँ, मेरे पति की रक्षा करना और अनजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ उसके लिए माफ़ कर देना। अब ये कभी उसका नाम नहीं लेंगे। विराट हंसते हुए कहता है, क्या वंदना, तुम भी ना, ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, समझी तुम? ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई हैं, और कुछ नहीं। आप नहीं मानते तो मत मानिए, पर मैं तो मानती हूँ। आप ना जल्दी से आ जाइए बस। हाँ वंदना, आ रहा हूँ, बस ये नदी तो पार कर लूँ पहले। अच्छा, मैं रखती हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? मैं भूल रही हूँ? क्या भूल रही हूँ? यक्षिणी के बारे में याद रख सकती हूँ, लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। गलती हो गई जी, माफ़ कीजिएगा, आपकी फिक्र में मैं तो भूल ही गई थी। विराट मुंह बनाते हुए कहता है, अब भूल गई थी तो उसकी सज़ा तो मिलेगी तुम्हें। सज़ा के लिए तैयार रहना। वंदना प्यार से पूछती है, अच्छा तो क्या सज़ा देंगे आप? तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा। वंदना शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, आप भी ना, कैसी कैसी बातें करते हैं आप? अरे अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करूंगा तो किससे कहूंगा? ठीक है, आ जाइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका, जल्दी आना। वंदना फोन कट कर देती है और विराट वापस से नदी पार करने लग जाता है। अभी विराट ने 1-2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसको पायल बजने की आवाज़ सुनाई देती है। विराट को लगता है कि उसके पीछे से कोई लड़की भागते हुए निकली हो। पायल की आवाज़ सुनकर विराट जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे की उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके पीछे कोई नहीं था। ये वंदना भी ना, यक्षिणी का नाम लेकर मेरे मन में उसका वहम डाल दिया, और वही वहम डरा रहा है अब मुझे। और वैसे भी मैं तो खुद यक्षिणी से मिलना चाहता हूँ, बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है बड़ी खूबसूरत है। इतना कहकर विराट वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। विराट मुश्किल से अभी 1-2 कदम चला ही था कि तभी उसे नदी के किनारे पर एक काला सा साया दिखाई देने लग जाता है। उस काले साए को देखकर विराट के कदम अपने आप थम जाते हैं। साए को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विराट का ही इंतजार कर रहा था। काले साए के पास से पायल के बजने की आवाज़ और चमेली के फूल की खुशबू आ रही थी। विराट के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। विराट डरते हुए कहता है, कहीं वंदना की बात सच तो नहीं थी? ये यक्षिणी तो नहीं? विराट उस साए को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विराट डरते हुए कहता है, कौन है वहां पर? कोई जवाब नहीं आता है। सन्नाटा अभी भी छाया हुआ था। विराट अपने मोबाइल का टॉर्च उस काले साए पर मारने लग जाता है। जब उस टॉर्च की रोशनी उस काले साए पर पड़ती है तो विराट देखता है कि वो साया और किसी का नहीं बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 24 साल और लंबाई 5 फीट 2 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होंठ, बाल खुले हुए जो उसकी कमर तक आते थे, उसका गोरा बदन, और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूलकर उसकी बाहों में मदहोश होना चाहे। वो लड़की अपने हाथ से विराट को इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है।
उस लड़की को देखकर विराट भूल गया था कि यक्षिणी जैसी कोई चीज़ भी होती है। विराट अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई हो। विराट उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम में क्या रखा है, जो रखा है काम में रखा है। कैसा काम? लड़की विराट की आंखों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम घर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। तुम उसे आज रात भर जगाना चाहते थे ना? क्या तुम मुझे नहीं जगाओगे? उस लड़की की आंखों में एक नशा सा था, जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके वश में आ गया हो। विराट भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात क्या, कल परसों नरसों हमेशा जगा कर रखूंगा, कभी नहीं सोने दूंगा तुम्हें। इतना कहते ही विराट उस लड़की को अपने सीने से सटा लेता है और अगले ही पल दोनों नदी की रेत पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे। दोनों के जिस्मों की गर्मी से रेत उनके शरीर पर चिपक गई थी। उस लड़की के बदन में से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और विराट उसके ऊपर। विराट के माथे के पसीने की बूंद ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो थक चुका था और उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने वाली थी। पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसके अंदर की प्यास अभी नहीं बुझी थी। विराट अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचने वाला था और कुछ ही पल में वो उस लड़की के बदन पर ध्वस्त होने वाला था। तभी उसकी नज़र उस लड़की के वक्ष पर पड़ती है और वो देखता है कि उस लड़की के वक्ष पर धीरे धीरे झुर्रियां आने लग गई थीं। उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लग गई थीं। उसके बाल काले से सफ़ेद होने लग गए थे। देखते ही देखते वो लड़की अचानक से बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है। ये सब देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था। विराट कांपते हुए कहता है, कौन हो तुम? लड़की धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। ये सुनकर विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो झट से उससे दूर हटने लगता है। पर उसी वक्त यक्षिणी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रहे हो प्रियतम? मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। तुम तो मुझे कल परसों नरसों हमेशा जगाना चाहते थे ना? क्या हुआ, थक गए या डर गए मेरा असली रूप देखकर? विराट उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसको यक्षिणी की आंखों में खुद की मौत नजर आ रही थी। यक्षिणी गुस्से में कहती है, वासना की प्यास में तू ये भूल गया कमीने कि तेरी पत्नी वंदना तेरा घर पर इंतजार कर रही है और तू यहाँ पर मेरे साथ। तुम मर्द कभी एक स्त्री से प्यार कर ही नहीं सकते। तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने पर रख देती है। यक्षिणी के लंबे लंबे काले नाखून थे जो चाकू की तरह पहने थे। विराट डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जाने दो मुझे। जाने ही तो दे रही हूं, भोली भेटौला, भोली भेटौला। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने के अंदर घुसा देती है और उसी वक्त जोर से काले बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लग जाती है। विराट के शरीर का खून नाखूनों के सहारे यक्षिणी के शरीर में जाने लग जाता है। जैसे जैसे खून यक्षिणी के शरीर के अंदर जा रहा था, वो वापस से जवान होते जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी और विराट का शरीर सूखकर सफ़ेद पड़ गया था। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं थी, पर उसकी धड़कनें अभी भी चल रही थीं। यक्षिणी अपना मुंह विराट के कान के पास ले जाती है और फुसफुसाते हुए कहती है, राम रो न राम रो, राम रो न राम रो। इतना कहकर यक्षिणी अपना खून से सना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। जैसे ही यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालती है, विराट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में विराट का दिल था जो सिकुड़ चुका था। अगले ही पल यक्षिणी विराट का दिल लेकर गायब हो जाती है, ठीक उस तरह जिस तरह बारिश की बूंदें होती हैं। टाइपराइटर की बटनें दबने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, टक 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 टक। एक आदमी जो कि कोट पैंट पहना हुआ था, एक बंद कमरे में सफ़ेद टाइपराइटर के ऊपर कहानी टाइप कर रहा था। उस आदमी ने बड़ा सा गोल चश्मा पहना हुआ था। कमरे के अंदर चारों तरफ बुक सेल्फ रखी हुई थी, जिनमें करीब 1000 से भी ज्यादा किताबें जमी हुई थीं। टेबल के ऊपर ही एक एशट्रे थी, जिसमें कुछ आधी जली तो कुछ पूरी जली सिगरेट और ऐश रखी हुई थी। लेखक खुद से कहता है, चलो ये भाग तो पूरा हुआ, अब दूसरे भाग में वंदना अपने पति का मौत का बदला लेगी, साथ में यक्षिणी के अभिशाप का पता लगाएगी और उसे इस अभिशाप से मुक्ति दिलाएगी। रीडर्स को बहुत दुख होगा विराट की मौत से, पर क्या करें, मौतें होंगी तभी तो हॉरर कहानी आगे बढ़ेगी।
इतना कहकर लेखक एक सिगरेट जलाता है और उसके कश खींचते हुए अपने मोबाइल से किसी को फोन करने लग जाता है। फोन के अंदर से उबासी लेते हुए आवाज सुनाई देती है। हेलो, कौन? हेलो जगदीश, वो मैं बोल रहा था कि कहानी तैयार हो गई है। अच्छा सर, आप हैं? क्या कहा आपने? कहानी तैयार हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है सर, पर बुरा मत मानिएगा सर, ये बात आप मुझे सुबह भी बता सकते थे, इतनी रात में कॉल करने की क्या जरूरत थी? लेखक सिगरेट का कश खींचते हुए कहता है। क्या कहा? इतनी रात में? आखिर अभी वक्त ही क्या हुआ है? बस। लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नज़र उसके हाथ की पुरानी सी वॉच पर पड़ती है और वो देखता है कि रात के 3:05 हो रहे हैं। लेखक अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, अरे 3 बज गए? इतनी रात हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो लगा अभी 9-10 बज रहे होंगे। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ, आप इतनी लगन के साथ कहानी लिखते हैं कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता। हाँ ये तो है, देखना जब ये किताब आएगी तो लोगों। जगदीश भर लेखक से पूछता है, बताइए ना सर, क्या अभिशाप मिला था यक्षिणी को? लेखक जगदीश के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो जानने के लिए तुम्हें मेरी किताब के दूसरे भाग के आने का इंतजार करना पड़ेगा, समझे? अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है सर किताब बेचने की। वो तो होगी ही जगदीश, किताब बेचता हूँ और उस किताब के साथ अपने दर्द भी, तो उन आंसुओं के पैसे तो वसूलूंगा ही ना। बस एक बात दिमाग में रखना, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाया जाता है। मतलब यक्षिणी बुरी नहीं थी, उसे बुरा बनाया गया था, है ना सर? मैंने कहा ना, अब मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, जो जानना है किताब का दूसरा भाग पढ़ के जानना, समझे? बातें करते करते लेखक की सिगरेट खत्म होने वाली थी, उसमें बस 1-2 कश ही बचे थे। जगदीश हिचकिचाते हुए फिर लेखक से पूछता है, सर एक बात पूछूं? तुम नहीं मानने वाले ना? ठीक है, पूछो। सर आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप यक्षिणी को बहुत करीब से जानते हैं, क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? सवाल सुनकर लेखक एकदम चुप हो जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूब गया हो और उसको कुछ ऐसा याद आ गया हो जो वो जगदीश को नहीं बताना चाहता था। जगदीश लेखक पर दबाव बनाते हुए पूछता है, क्या हुआ सर, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? क्या कभी आपका यक्षिणी से सामना हुआ है? लेखक सिगरेट का कश लेकर धीरे से कहता है, मेरा यक्षिणी से सामना नहीं, बल्कि मैंने तो खुद यक्षिणी के साथ। लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी फोन कट हो जाता है। लेखक अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, फोन कैसे कट गया? लगता है नेटवर्क चले गया। ये गांव में यही प्रॉब्लम रहती है, पता ही नहीं चलता कब नेटवर्क आता है और कब चले जाता है। इतना कहकर लेखक उसकी कुर्सी के बगल में रखी बैसाखी के सहारे खड़ा हो जाता है। वो लेखक लंगड़ा था, उसका एक पैर जो था वो सही से काम नहीं करता था, जिसके कारण वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था। उस लेखक ने बैसाखी के सहारे अभी 1-2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद चालू होने लग जाती है। लेखक कमरे के अंदर लगे बल्ब को देखते हुए कहता है, अरे अब ये लाइट को क्या हो गया अचानक? देखते ही देखते लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है और कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा कि लेखक को उसके हाथ पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ये हो क्या रहा है आज? कहीं वो आ तो नहीं गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकती। लेखक ने खुद से इतना ही कहा था कि तभी कमरे का दरवाज़ा जो बंद हुआ था वो अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के बाहर से हल्की सी सफ़ेद रोशनी आ रही थी। लेखक जल्दी जल्दी बैसाखी के सहारे दरवाजे के पास जाने लग जाता है, तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। आह, मेरा पैर! लेखक धीरे धीरे अपने पैर की तरफ देखने लग जाता है, पर अंधेरा इतना ज़्यादा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेखक जैसे ही अपना हाथ अपने पैर पर रखता है, उसको महसूस होता है कि उसका हाथ किसी दूसरे के हाथ के ऊपर रखा हुआ था। लेखक डर जाता है और झट से अपना हाथ अपने पैर से हटा लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि अब किसी ने उसका पैर नहीं पकड़ा हुआ था। लेखक जितनी फुर्ती के साथ रेंगते रेंगते दरवाजे के पास जा सकता था, उतनी फुर्ती से जाने लग जाता है। लेखक दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे के बाहर लेखक की दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। आह, कौन हो तुम? मैं यक्षिणी, तेरी मौत। कुछ देर तक लेखक और यक्षिणी की बातें चलती हैं, पर उन दोनों की बातों की आवाज़ दरवाजे के बाहर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद लेखक की एक जोर से चीख सुनाई देती है, आह! ये एक ऐसी चीख थी जो दिल को दहला कर रख दे। अगले ही पल दरवाजे के नीचे से लेखक का खून बहकर दरवाजे के बाहर आने लग जाता है। 13 साल बाद
ट्रेन जो कि तेज रफ्तार के साथ पटरी पर भागी जा रही थी, ठीक उस तरह जिस तरह हमारी जिंदगी भागती है। फर्क इतना है, ट्रेन स्टेशन आने पर रुकती है, पर हमारी जिंदगी कभी नहीं रुकती है, जब तक हमारी सांसें न रुक जाएं। युग, जिसकी उम्र 26 साल, गोरा रंग, चेक शर्ट, ब्लैक पैंट पहनकर विंडो सीट पर बैठा हुआ था और अपने कानों में हेडफोन डालकर पॉकेट एफएम पर भूतिया कहानी मेघ एक श्राप सुन रहा था। कहानी सुनते हुए ही युग विंडो के बाहर दिख रहे मेघालय के गारो पहाड़ की हसीन वादियों का मजा ले रहा था। वही गारो पहाड़ जिसका नामकरण तिब्बती तथा बर्मी जनजाति गारो पर हुआ था। गारो पहाड़ नीस चट्टान का बना हुआ था। पहाड़ों को चारों तरफ से सफ़ेद बादलों ने घेर लिया था, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों ने बादलों की सफ़ेद चादर ओढ़ रखी हुई हो। उन्हीं बादलों को देखते देखते युग की आंख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले युग की आंख लगी ही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका हाथ छू रहा था। कोई बार बार उसका हाथ पकड़कर हिला रहा था। युग बौखलाहट के साथ उठ जाता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके चेहरे के जस्ट सामने एक बुढ़े का चेहरा था, जो बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूर रहा था। उस बुढ़े ने सफ़ेद मटमैली सी धोती पहनी हुई थी, उसके हाथ पैर कंपकपा रहे थे। युग सोचने लग जाता है, पहले तो ये बुढ़ा मेरे सामने नहीं बैठा था, ये पूरी सीटें खाली थीं, अचानक कहाँ से आ गया। अगले ही पल युग खुद ही इस सवाल का जवाब ढूंढ लेता है और मन ही मन सोचता है, लगता है जब मेरी आंख लग गई थी तभी आकर बैठ गया था। युग गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या हरकत है बाबा। वो बूढ़ा खांसते हुए कहता है, माफ करना बिटवा, पर क्या करूं, तुमसे कुछ काम था इसलिए तुम्हें उठाना पड़ा। युग हैरानी से कहता है, क्या कहा, काम था आपको मुझसे, क्या काम था। वो बेटा, मुझे जानना था कि वक्त क्या हुआ है। ये बात सुनकर युग का दिमाग घूमने लग जाता है और वो गुस्से से अपनी घड़ी में देखते हुए कहता है, 11 बजने वाले हैं। अच्छा, मतलब 1 घंटे बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा। युग कुछ जवाब नहीं देता और उस बुढ़े को घूरने लग जाता है। वैसे बिटुआ, तुम कहाँ पर जा रहे हो। युग उस बुढ़े के सामने उंगली करते हुए कहती है, मतलब आप भी। हाँ बिटुआ, चलो अब सफ़र आसान हो जाएगा। जब कोई बात करने वाला मिल जाता है तो सफ़र जल्दी कट जाता है। तुम मेहंदी पत्थर में कहाँ पर जा रहे हो। मेहंदी पत्थर से 5 किलोमीटर दूर ही बंगलामुड़ा गांव है ना, वहीं पर जा रहा हूँ। बंगलामुड़ा में तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं क्या। नहीं, बंगलामुड़ा गांव में तो नहीं, पर रोंका मुच्चा गांव में रहते हैं। अरे ये क्या बात हुई बेटा, जब तुम्हारे रिश्तेदार रोंका मुच्चा गांव में रहते हैं तो फिर बंगलामुड़ा क्यों जा रहे हो। इस सवाल को सुनकर युग खामोश हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस बुढ़े ने युग की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया हो, कुछ ऐसा पूछ लिया हो जिसका जवाब वो शायद अपने आप को भी नहीं देना चाहता था। बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, चलो नहीं बताना तो मत बताओ, बंगलामुड़ा में कहाँ पर रुकने वाले हो। बंगलामुड़ा गांव के बाहर जो ग्रेवयार्ड कोठी पड़ती है ना, उसमें ही रुकने वाला हूँ। वो बूढ़ा हैरानी से कहता है, वो अंग्रेज़ों के ज़माने की कोठी जिसे कब्रिस्तान पर बनाया गया था। हाँ, वही ग्रेवयार्ड कोठी। पर वो तो पिछले 13 साल से बंद है ना। हाँ बंद है, पर अब नहीं रहेगी। मैं आज रात ही उस कोठी को खोल दूंगा। नहीं बिटुआ, ऐसा मत करना, तुम्हें उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में नहीं पता क्या। क्या नहीं पता, आप साफ साफ कहेंगे, कहना क्या चाहते हैं। अगर तुम बचपन में उस गांव में रहे हो तो ये तो पता ही होगा कि यक्षिणी किश्नोई नदी के पास भटका करती थी। युग उस बुढ़े की बात का कुछ जवाब नहीं देता है, वो गौर से उसकी बातें सुन रहा था। वो बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है उस यक्षिणी के एक नहीं 2 ठिकाने थे, पहला किश्नोई नदी और दूसरा ग्रेवयार्ड कोठी। युग हैरानी से कहता है, क्या कहा, ग्रेवयार्ड कोठी। हाँ, ग्रेवयार्ड कोठी। गांव के लोगों ने कई बार यक्षिणी को ग्रेवयार्ड कोठी के पास भी भटकते देखा था। यक्षिणी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात मर्दों के साथ संभोग करके उनके दिल का खून चूसकर उन्हें मार दिया करती थी। इसका मतलब पापा ने जो बचपन में मुझे कहानी सुनाई थी वो कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। बिटुआ, किस कहानी की बात कर रहे हो तुम। बूढ़े की बात सुनकर युग अपने अतीत की यादों में खो जाता है। उसको याद आता है वो पल जब वो 10 साल का था और अपने पिता से बातें कर रहा था। पापा पापा, क्या कर रहे हो आप। कुछ नहीं बेटा, कहानी लिख रहा हूँ। युग के पिता ने टाइपराइटर पर कहानी टाइप करते हुए कहा। क्या कहा पापा, कहानी, कौन सी कहानी लिख रहे हैं पापा आप। यक्षिणी की कहानी बेटा। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम डर जाओगे, जब बड़े हो जाओगे तब सुनना, ठीक है। युग उदास हो जाता है और मुंह बनाते हुए कहता है, प्लीज़ पापा सुनाइए ना, मैं नहीं डरूंगा, प्रॉमिस। और आप ही कहते हैं ना कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और बड़े बच्चे डरते नहीं बल्कि डराते हैं, तो प्लीज़ पापा मुझे यक्षिणी की कहानी सुनाइए ना। युग जिद करने लग जाता है और युग की जिद के आगे उसके पिता हार मान जाते हैं और उसे यक्षिणी की कहानी सुनाने लग जाते हैं। कहते हैं, ये जो अपनी किश्नोई नदी है ना, बहुत सालों से वहां पर यक्षिणी डायन रहा करती थी।
ये बंगला मुड़ा और रौंका मुच्चा गांव के बीच में जो नदी पड़ती है वहीं पर पापा? हाँ, वहीं पर। ये जो यक्षिणी होती है ये जंगलों में या पानी वाली जगहों के पास पाई जाती है। हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आने जाने वाले मुसाफिरों को जो रात में नदी पार किया करते थे उन्हें ये लुभाती थी और अपने रूप जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाया करती थी। कहते हैं यक्षिणी को कमल और चमेली के फूल बहुत पसंद होते हैं। वो हमेशा उसे अपने पास रखा करती थी। जिन पुरुषों को यक्षिणी अपना शिकार बनाती थी उन्हें वो सबसे पहले कुछ खाने को दिया करती थी। खाने का? पर क्यों पापा? वो इसलिए क्योंकि वो उस खाने में ऐसा मंत्र फूंकती थी कि जो भी पुरुष उसे खाता था वो उसके वश में हो जाता था। ऐसे ही एक बार यक्षिणी ने एक पुरुष को अपना शिकार बना लिया और उसके वश में करने के बाद उसके साथ संभोग करने लग गई। बीच में ही युग बोल पड़ता है, ये संभोग क्या होता है पापा? युग का सवाल सुनकर युग के पिता चुप हो जाते हैं और वो बात को घुमाते हुए कहते हैं, ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है बेटा। आप अभी छोटे हो ना, जब आप बड़े हो जाओगे तब हम इसका मतलब बताएंगे। अभी आप कहानी पर ध्यान दो। ठीक है पापा, फिर आगे क्या हुआ? संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने असली रूप में आ जाती थी। यक्षिणी का असली रूप बेहद डरावना होता है, इतना डरावना कि जिसे देखकर किसी की भी दिल की धड़कनें थम जाएं। अपने असली रूप में आने के बाद यक्षिणी अपने शिकार के दिल का खून चूस लेती थी। पर वो ऐसा क्यों करती थी पापा? क्या वो बुरी औरत थी? नहीं बेटा, यक्षिणी बुरी औरत नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत अच्छी औरत थी। दूसरे लोक से आई हुई एक अप्सरा की तरह थी। तो फिर पापा वो आदमियों के साथ वो क्या बोला था आपने? हाँ, याद आया। संभोग करके क्यों मार देती थी? युग के पिता कुछ याद करते हुए कहते हैं, अभिशाप के कारण बेटा। कैसा अभिशाप पापा? बेटा वो अभिशाप ये था कि युग के पिता ने इतना ही कहा था कि बाहर के कमरे से युग की माँ की आवाज़ सुनाई देती है, युग बेटा, ओ युग बेटा, चलो आओ खाना खा लो, खाना बन गया है। युग मना करते हुए कहता है, नहीं माँ, मुझे अभी खाना नहीं खाना, मैं पापा से कहानी सुन रहा हूँ। क्या कहा? कहानी सुन? क्या कहा? कहानी सुन रहे हो? तुम्हारी पापा को कहानी लिखने और सुनाने के सिवा और कुछ आता भी है? जब देखो दिन भर कहानी लिखते रहते हैं। खुद तो बिगड़े हुए हैं ही, तुम्हें भी बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। चलो जल्दी आओ खाना खाने, मैंने खाने की थाली बना ली है तुम्हारे लिए। नहीं माँ, मैं नहीं आ रहा, कहानी खत्म होने के बाद ही आऊँगा। क्या कहा? नहीं आ रहे? लगता है मुझे ही आना पड़ेगा। रुको, अभी बेलन लेकर आती हूँ, तभी तुम मानोगे। पायल की बजने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे युग की माँ युग के कमरे की तरफ आ रही हो। कुछ ही देर में युग की माँ हाथों में बेलन लेकर उस कमरे में आ जाती है। युग को उसकी माँ का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी बचपन की यादों में से उसकी माँ का चेहरा मिट चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ कैसे दिखती थी। उसको उसकी माँ की बातें तो सारी याद थीं, पर उनका चेहरा नहीं। युग की माँ उसका कान पकड़ते हुए कहती है, तो क्या कह रहे थे बेटा तुम, कि तुम्हें खाना नहीं खाना? जरा एक और बार बोलना। युग चीखते हुए कहता है, अरे माँ, कान छोड़िए, दर्द हो रहा है माँ, कान छोड़िए, कान तो छोड़िए आप, माँ दर्द हो रहा है, माँ। माँ 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 कहते हुए ही युग अपनी अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। जब युग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उस बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसे हिला हिलाकर पूछ रहा था, अरे ओ बिटुआ, कहाँ खो गए? ठीक तो हो तुम? और ये मामा क्यों बोल रहे हो? अरे बिटुआ, युग बूढ़े की बात का जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं बाबा, ठीक हूँ मैं तो डर ही गया था। युग बूढ़े की आंखों में देखते हुए कहता है, बाबा, एक बात पूछनी थी आपसे, क्या वो यक्षिणी अभी भी मर्दों को अपना शिकार बनाया करती है? बूढ़ा युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं बिटुआ, यक्षिणी अब मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती। क्यों बाबा, क्या यक्षिणी यहाँ से चली गई है जो अब वो अपना मर्दों को शिकार नहीं बनाती है? वो बूढ़ा युग के पास जाते हुए कहता है, वो गई नहीं है, शांत हो गई है। शांत हो गई है मतलब ये कि आज से 13 साल पहले उस ग्रेवयार्ड कोठी में एक लेखक बाबू रहते थे। उन लेखक बाबू को ही उस यक्षिणी ने अपना आखिरी शिकार बनाया था। तुम्हें पता है, लेखक बाबू की किसी को लाश तक नहीं मिली थी, पर उनका कमरा पूरा खून से सना हुआ था। हर जगह खून ही खून था, दीवारों पर, किताबों पर, टेबल पर, हर जगह। एक कोना ऐसा नहीं बचा था जहां पर खून ना हो। ये बात सुनकर युग डरा नहीं, बल्कि उदास हो गया। अचानक से उसकी आंखों में नमी आ गई थी। बूढ़ा इस बात को भांप लेता है और युग के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछता है, क्या हुआ बेटा? लेखक बाबू के बारे में सुनकर तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? युग अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है, क्योंकि आप जिस लेखक बाबू की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि मेरे पिता थे। क्या? इसका मतलब ये कि तुम वो लेखक बाबू के बेटे हो? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ युग।
बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, गांव वालों का कहना था कि उस यक्षिणी ने ही लेखक बाबू को मारा था। उसी दिन से उस ग्रेवयार्ड कोठी को बंद कर दिया गया और कोठी के बंद होने के साथ ही अमावस्या और पूर्णिमा की रात मर्दों के शिकार होने भी बंद हो गए। कुछ गांव वालों का तो ये तक कहना है कि शायद लेखक के साथ संभोग करके उस यक्षिणी की हवस मिट गई, इसलिए वो शांत हो गई। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर जब हवस मिट गई थी तो उस यक्षिणी ने मेरे पिता को क्यों मारा? और आपने कहा था कि संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने शिकार के शरीर में से खून चूस लेती है, तो फिर मेरे पिता का खून कमरे में हर जगह कैसे फैला था? यक्षिणी ने उनका खून क्यों नहीं पिया? पता नहीं उसने लेखक बाबू का खून क्यों नहीं पिया। ये राज उनकी मौत के साथ ही ग्रेवयार्ड कोठी में दफन हो गया था। यक्षिणी हर शिकार के साथ संभोग करने के बाद सीधे उसे मौत के घाट उतारती थी, इसलिए हवस खत्म होने के बाद भी उसने लेखक बाबू को भी मार दिया होगा। पर कुछ गांव वालों का कहना था कि लेखक बाबू कई सालों से खोजबीन पूछताछ करके यक्षिणी पर कोई किताब लिख रहे थे, इसकी भनक उसे लग गई थी। एक ये भी कारण हो सकता है। और फिर अमावस्या आते ही यक्षिणी ने लेखक बाबू को मार दिया होगा। क्या वो किताब मुझे मिल सकती है? नहीं, वो किताब तो कहीं नहीं है। सुना है प्रकाशित ही नहीं हो पाई, शायद ग्रेवयार्ड कोठी में हो। क्या कहा आपने? ग्रेवयार्ड कोठी में? हाँ, ग्रेवयार्ड कोठी में। पर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, वो यक्षिणी शांत हो चुकी है तो बेहतर है उसे शांत ही रहने दो। उसके अंदर की वासना को फिर मत जगाओ, वरना पता नहीं और कितने मर्दों की जान ले ले। आप मुझे डरा क्यों नहीं हैं? मैं डरा नहीं रहा हूँ, तुम्हें बस आगाह कर रहा हूँ बिटवा। मौत की आने से पहले चेतावनी देनी पड़ती है। मतलब? तुम शहर के लोग मतलबी बहुत होते हो बिटवा, हर बात में मतलब ढूंढते हो। मतलब कुछ नहीं। वैसे आप बहुत कुछ जानते हैं उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में। आखिर कैसे? जानूंगा कैसे नहीं, मेरा पुराना रिश्ता जो है। युग उस बूढ़े को घूरते हुए पूछता है, क्या कहा? पुराना रिश्ता है? क्या रिश्ता है आपका ग्रेवयार्ड कोठी से? बूढ़ा बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, मेहंदी पथार। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, मेहंदी पथार मतलब ये बिटवा कि मेहंदी पथार स्टेशन आ गया है, चलो जल्दी उतर जाओ। ट्रेन मेहंदी पथार स्टेशन पर आकर रुक गई थी। युग और वो बूढ़ा अपना अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था और पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। स्टेशन पुराने जमाने का था। लाइट भी एक दो ही जल रही थी जो बार बार बंद चालू हो रही थी। ट्रेन अभी स्टेशन से निकली ही थी कि तभी युग की नज़र बूढ़े के हाथ में जो झूला था उस पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके अंदर कई सारे कमल के फूल रखे हुए हैं। युग सोचने लग जाता है कि ये बूढ़ा इतने सारे फूलों का क्या करने वाला है। जैसे ही बूढ़ा स्टेशन पर उतरा था, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लग गया था, जैसे उसे कहीं जाने में देर हो रही हो। युग के मन में कमल के फूलों वाली बात खटकती जा रही थी, उससे रहा नहीं जाता और वो उस बूढ़े से पूछ ही लेता है, वैसे बाबा आप इतने सारे फूलों का क्या करने वाले हैं? बूढ़ा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, तो तुम्हारी नज़र चली ही गई इन पर, बड़ी तेज नज़र है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ बाबा, बताइए ना, आप इतने सारे फूलों का क्या करने वाले हैं? अरे पूजा आने वाली है ना, उसी के लिए है ये फूल। कैसी पूजा? पूर्णिमा की पूजा। पूर्णिमा की पूजा मतलब? तुम नहीं समझोगे, तुम गांव में नए आए हो ना, धीरे धीरे समझ जाओगे। युग उस बूढ़े को हैरानी के साथ घूरे जा रहा था क्योंकि उसको उसकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थीं। युग अपनी जीन्स पकड़ते हुए कहता है, अरे शिट, इसे भी अभी आना था। क्या हुआ बेटा, बड़ी मुश्किल में लगते हो? हाँ बाबा, वो यहाँ पर कहीं वॉशरूम है क्या? बूढ़ा अपना सिर खुजाते हुए कहता है, वॉशरूम मतलब बिटवा? मतलब टॉयलेट, पेशाब घर बाबा। अच्छा ये बोलो ना, तुम्हें टंकी खाली करनी है? हाँ वही। वो तो नहीं है स्टेशन पर, पूरे देश की तरक्की हो गई पर मेहंदी पथार आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। तो फिर मैं वॉशरूम मतलब टंकी कहाँ खाली करूं? अरे इतनी सारी जगह है, कहीं भी कर दो, वैसे भी अंधेरा है, कोई नहीं देखने वाला। युग थोड़े आगे ट्रेन की पटरी के पास चले जाता है और टॉयलेट करने लग जाता है। युग टॉयलेट करते हुए कहता है, वैसे बाबा आपको यहाँ से कहाँ जाना है? रोंगा मुचा। मतलब आपको वो किश्नोई नदी पार करके जाना पड़ेगा? हाँ। आपको डर नहीं लगता यदि उस यक्षिणी ने आपको पकड़ लिया तो? अरे मैंने कहा ना बिटुआ, उसकी वासना खत्म हो चुकी है, वो अब शिकार नहीं करती। और वैसे भी आज पूर्णिमा या अमावस्या थोड़ी है जो वो मुझे अपना शिकार बनाए। वैसे आप रोंगामुचा में कहाँ रहते हैं? रोंगामुचा में किश्नोई नदी का जो घाट है ना, वहीं पर रहता हूँ। युग कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो वही घाट है ना जहाँ पर वो यक्षिणी भटका करती थी। पापा कहते थे कि अक्सर यक्षिणी किश्नोई नदी के दोनों घाट के पास ही भटका करती थी। कोई जवाब नहीं आता है। युग फिर पूछता है, बताइए ना बाबा, आप चुप क्यों हो गए?
बूढ़े का कुछ जवाब नहीं आ रहा था। युग सोचने लग जाता है कि बाबा कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। युग अपने पेंट की चेन बंद करता है और पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बूढ़ा अचानक से गायब हो गया था। युग के समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा इतनी जल्दी कहाँ जा सकता था। युग अपना बैग उठाकर स्टेशन पर उस बूढ़े को ढूंढने लग जाता है, पर वो बूढ़ा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। युग हैरान था ये सोचकर कि वो बूढ़ा एकदम से कहाँ गायब हो गया, पर थोड़ी ही देर बाद वो ये सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि शायद वो बूढ़ा अकेले ही चले गया होगा, और अच्छा ही हुआ चले गया, वरना यक्षिणी के बारे में बातें करके वो खुद तो डरता, साथ में उसे भी डराता। युग स्टेशन से बाहर निकलता है तो देखता है कि स्टेशन के बाहर एक भी ऑटो रिक्शा वाला नहीं था। ये गांव में ना यही प्रॉब्लम होती है, टैक्सी ही नहीं मिलती। शहरों का विकास तो हो रहा है, पर गांव आज भी गांव है, जरा सी तरक्की नहीं हुई यहाँ की, आज भी वैसा का वैसा है जैसे पहले था। इतना कहकर युग पैदल पैदल ही बंगला मुड़ा गांव जाने के लिए निकल जाता है। आधे एक घंटे में वो बंगला मुड़ा गांव पहुंच जाता है। बंगला मुड़ा गांव पार करने के बाद काला झाड़ी जंगल पड़ता है, जिसको पार करने के बाद ही किश्नोई नदी आती है, और वहीं से थोड़ी दूर पर युग की ग्रेवयार्ड कोठी थी जहां पर युग को जाना था। युग ने बंगला मुड़ा गांव तो पार कर लिया था, पर काला झाड़ी जंगल के अंदर वो फंस गया था। किश्नोई नदी जाने का रास्ता वो भूल चुका था। काला झाड़ी जंगल में अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता कहां पर जाता है। युग जंगल के अंदर लगे बांस के पेड़ों को देखते हुए कहता है, अब क्या करूं, आगे का रास्ता तो भूल गया मैं। 2-3 राउंड मार लिए, पर बार बार घूम फिर के फिर यहीं पर आकर रुक जाता हूं। ये काली झाड़ी का जंगल तो पहेली बन गया है मेरे लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। युग अपना मोबाइल निकालते हुए कहता है, यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा कि किसी को फोन करके बुला लूं। युग के आसपास साल और बांस के पेड़ लगे हुए थे। हवा के झोंके जब भी इन बांस के पेड़ों के बीच में से निकलते थे तो ऐसा लगता था जैसे आपस में कोई फुसफुसा रहा हो। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में युग को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। युग सोच ही रहा था कि वो क्या करे, कैसे इस जंगल में से निकले। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कदमों की आहट सुनकर युग सहम जाता है और सोचने लग जाता है, इतनी रात में इस जंगल में कौन होगा। युग डरने लग जाता है और सोचने लग जाता है कहीं यक्षिणी तो नहीं, पर फिर अपने दिल को तसल्ली देता है, नहीं ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, सिर्फ कहानियां हैं जो मेरे पापा ने बनाई थी। कदमों की आहट धीरे धीरे तेज होते जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई युग के पास आ रहा हो। युग जमीन पर पड़ा बांस का टुकड़ा उठा लेता है और कदमों की आहट सुनने लग जाता है। तभी युग देखता है कि उसके बगल में जो बांस के पेड़ लगे हुए थे वो हिल रहे थे और आवाज उसी तरफ से आ रही थी। युग पूरी तरह तैयार हो गया था उस आहट का सामना करने के लिए। जैसे ही कदमों की आहट बंद होती है, युग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके हाथ से बांस का टुकड़ा अपने आप छूट जाता है और वो खुद डर के मारे झट से जमीन पर गिर जाता है। युग के सामने एक काला साया खड़ा हुआ था। युग डरते हुए अपना मोबाइल उठाता है और उसका टॉर्च उस काले साए पर मारते हुए कहता है, कौन हो तुम? एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, मैं अभिमन्यु। जब टॉर्च की रोशनी उस काले साए पर पड़ती है तो युग देखता है कि वो काला साया किसी और का नहीं बल्कि उसी की उम्र के एक लड़के का थी, जिसके लंबे लंबे घुंघरालू गर्दन तक बाल थे और उसने आंखों में बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था। उस लड़के के हाथ में कोई डिवाइस था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई रीडिंग नापने वाला डिवाइस हो। अभिमन्यु युग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, उठ जाओ, नीचे क्यों लेटे हुए हो? युग अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेटा नहीं हूं, तेरे कारण डर गया था। क्या कहा? मेरे कारण डर गया था? क्यों, तू डरपोक है क्या? क्या बोला तूने? इतना कहकर युग अभिमन्यु के चेहरे पर टॉर्च मारने लग जाता है। जब युग गौर से अभिमन्यु का चेहरा देखता है तो हैरानी के साथ कहता है, कहीं तुम अभी तो नहीं? युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु भी युग की तरफ उंगली करते हुए कहता है, और तुम युग हो, है ना? इतना कहकर ही दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। अभिमन्यु युग का बचपन का दोस्त था। युग अभिमन्यु के बालों को हाथ लगाते हुए कहता है, तू तो बहुत बदल गया है यार, बड़े बड़े बाल, आंखों में बड़ा सा चश्मा। अभिमन्यु कहता है, बदल तो तू भी गया है बहुत यार। ये बता कब आया और कहाँ जा रहा है तो इतनी रात में? बस आज ही आया, ये मान ले 1-2 घंटे पहले, और मैं तो अपने घर ग्रेवयार्ड कोठी जा रहा हूँ। तू बता, तू कहाँ जा रहा है इतने सुनसान जंगल में, वो भी इतनी रात में? और तूने ये बाल इतने बढ़ा के क्यों रखे हैं? एक पल तो मुझे लगा जैसे वो थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, वो थी मतलब? युग बात को घुमाते हुए कहता है, छोड़ना, और तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। ये बता, तू इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यार, गड़बड़ वड़बड़ कुछ नहीं है। अगर मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था तो तू हंसेगा, इसलिए बेहतर होगा कि मत जान।
अरे नहीं हंसूंगा भाई, पहले तू बता तो सही यहाँ पर क्या कर रहा था। अभिमन्यु धीरे से कहता है, मैं यहाँ पर भूत पकड़ रहा था। युग को सुनाई नहीं देता और वो फिर पूछता है, क्या कहा। अभिमन्यु युग के कान में चिल्लाते हुए कहता है, भूत पकड़ रहा था यार। अभिमन्यु की बात सुनकर युग जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तू पागल हो गया है क्या, ये कैसी बात कर रहा है। मुझे लगा तेरी बचपन की ये आदत भूतों पर विश्वास करने की चली गई होगी और तू अब समझदार हो गया होगा, पर तू तो अभी भी नहीं सुधरा यार, पूरा वैसा का वैसा है जैसे बचपन में था, डब्बा का डब्बा। अभिमन्यु नाराज होते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तू हंसेगा, इसीलिए नहीं बता रहा था। युग को गिल्टी फील होने लगता है और वो धीरे से कहता है, सॉरी यार, चल छोड़, ये बता क्या करता है आजकल तू। मेरी गुवाहाटी में जॉब है, अभी छुट्टियां मनाने आया हूँ। गुवाहाटी में जॉब है, पर किस चीज़ की? अभी तो बताया। क्या बताया? भूत पकड़ने की। मैं एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हूँ, हम लोग भूत खोजने का काम करते हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर युग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था, वो हंसते जा रहा था। यार तू हंस क्या रहा है, हंस ले, जिनको कम नॉलेज होती है वो अक्सर अपने से ज्यादा नॉलेज वालों को पागल ही समझते हैं। शायद तुझे पता नहीं है, हमारे इंडिया में 10 सर्टिफाइड पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ हैं जो भूत खोजने का काम करती हैं। मैं भी उसी सोसाइटी से सर्टिफाइड हूँ, समझा। युग हंसते हुए कहता है, फिर ये बता आज तक कोई भूत खोजा या नहीं खोजा? अभी तक तो नहीं खोजा, पर जल्द खोज लूंगा। और वो कैसे? अभिमन्यु अपने हाथ का डिवाइस दिखाते हुए कहता है, इसकी मदद से। ये क्या है? इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर कहते हैं। मतलब ये कि इस मीटर का इस्तेमाल एक टाइम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले अंतर को जांचने के लिए किया जाता है। कहते हैं किसी जगह पर जब भूत प्रवेश करते हैं तो वहाँ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है। इस तरह भूतों का पता लगाया जाता है। इसमें एक अलग तरह का सेंसर भी लगा होता है जो बजता है और हमें बताता है कि हमारे आसपास कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं। युग कुछ बोलता उससे पहले ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर बजने लग जाता है। युग हैरानी के साथ पूछता है, ये क्या हो रहा है, ये डिवाइस इतनी आवाज़ क्यों कर रहा है? अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, ये संकेत है कि हमारे आसपास कुछ है। युग धीरे से कहता है, मतलब भूत? हाँ। अभिमन्यु के हाथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर था वो लगातार बजते जा रहा था। उसकी आवाज़ धीरे धीरे तेज होते जा रही थी। युग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को देखते हुए कहता है, यार ये इतना आवाज़ क्यों कर रहा है, तो इसे बंद क्यों नहीं करता, वरना जंगली जानवर जाग जाएंगे, और यदि वो जाग गए तो भूत प्रेत हमें मारे या ना मारे, लेकिन वो हमें ज़रूर मार डालेंगे। अभिमन्यु चिढ़ते हुए युग से कहता है, युग, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ। ये डिवाइस अपने आप ही बचता है, और वो भी तब जब आपके आसपास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हो। मतलब ये है कि हमारे आसपास ज़रूर कोई न कोई अदृश्य शक्ति है। अभिमन्यु उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को चारों तरफ घुमाने लग जाता है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से ज़्यादा आवाज़ आ रही थी उस ओर जाने लग जाता है। युग अभिमन्यु को रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहा है तू? अभिमन्यु बांस के पेड़ से निकलते हुए कहता है, भूत को पकड़ने, चल जल्दी से मेरे पीछे आ जा। बहुत हंस रहा था ना तू मुझ पर, चला आज तुझे भूत दिखाता हूँ। अरे मैं तो। युग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अभिमन्यु वहां से चले जाता है। युग भी अपना सामान उठाता है और अभिमन्यु के पीछे पीछे जाने लग जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से आ रही आवाज़ का पीछा करते करते युग और अभिमन्यु दोनों ने काला झाड़ी जंगल पार कर लिया था और वो किश्नोई नदी के पास पहुंच गए थे। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को हवा में लेफ्ट राइट करते हुए कहता है, आवाज़ तो यहीं से आ रही है, मतलब भूत यहीं कहीं है हमारे आसपास। युग चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या बोल रहा है अभिमन्यु तू, ये भूत वूत कुछ नहीं होते, छोड़िए तेरी मशीन। युग, तू 2 मिनट चुप रहेगा, मुझे अपना काम करने दे, समझा? डिस्टर्ब मत कर, हम लोग भूत के बहुत करीब हैं, देखना आज मैं उसे पकड़ ही लूंगा। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को लेकर किश्नोई नदी के शुरुआती किनारे तक पहुंच गया था। नदी शांत लहरों के साथ बह रही थी जिसमें घुटनों तक पानी था। चांद की चांदनी नदी के पानी पर छाई हुई थी। जैसे ही अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर लेकर नदी में अपना पहला कदम रखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर बजना अपने आप बंद हो जाता है। अभिमन्यु और युग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अचानक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बंद कैसे हो गया। वातावरण में अचानक से शांति छा गई थी। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को अपने हाथ से ठोकते हुए कहता है, अरे
ये क्या? इसमें से आवाज क्यों नहीं आ रही है? कहीं ये खराब तो नहीं हो गया? युग नदी के बाहर ही खड़ा हुआ था। वो वहीं से अभिमन्यु को ताना मारते हुए कहता है, खराब तो तब होगा ना जब ये सही होगा। इतना घटिया तो है तेरा ये डिवाइस। क्या नाम बताया था तूने? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर। तुझे पता है इसने आवाज करना बंद क्यों कर दी? अभिमन्यु उदासी के साथ पूछता है, क्यों? क्योंकि शायद तुझे पता नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एटमॉस्फेयर पर फर्क पड़ता है। मतलब ये कि जब वातावरण चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है, जिस कारण जब हम जंगल से यहाँ नदी तक आए तो इसने यहाँ पर आकर आवाज करनी बंद कर दी। क्योंकि जंगल के अंदर के एटमॉस्फेयर में और नदी के पास के एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंस है। तुझे कैसे पता ये सब? इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बेटा, इतना तो पता ही होगा। तेरी तरह झोला छाप पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं नहीं मानता। मुझे तो लगता है कि मेरा ये डिवाइस हमें बिल्कुल सही जगह पर लाया है। युग घूरते हुए अभिमन्यु से पूछता है, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि जब हम जंगल से यहाँ नदी तक आए तब भी एटमॉस्फेयर चेंज हुआ होगा, तब ये बंद क्यों नहीं हुआ? यहाँ नदी पर आकर ही बंद क्यों हुआ? युग हैरानी के साथ पूछता है, और दूसरा कारण? दूसरा कारण ये है कि आज से 13 साल पहले यक्षिणी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात किश्नोई नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उनके दिल का खून पीकर उन्हें मार देती थी। यहीं पर इसी नदी के पास तो उनकी आत्मा भी यहाँ पर भटक ही रही होगी ना, समझा? इसलिए तो मेरा ये डिवाइस यहाँ पर आकर बंद हो गया। युग घूरते हुए अभिमन्यु से पूछता है, तू ये यक्षिणी भूत प्रेत डायन पर भरोसा करता है? हाँ करता हूँ। क्यों, तू नहीं करता? नहीं। तो फिर गले में ये काली माँ का लॉकेट क्यों पहना हुआ है? युग के गले में काली माँ का लॉकेट था जिसमें उन्होंने रौद्र रूप धारण किया हुआ था और उनके पैरों पर भगवान शिव थे। युग उस लॉकेट को हाथ लगाते हुए कहता है, ये लॉकेट माँ ने मुझे दिया था, उन्हीं की याद में पहनता हूँ। अब वो तो है नहीं, इसलिए। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु कहता है, कुछ भी हो पर भरोसा तो करता है ना, भले ही माँ के कारण क्यों ना हो। तो फिर भूतों पर भी भरोसा करना सीख जा। पर जो चीज़ दिखाई नहीं देती उस पर विश्वास कैसे करूं? दिखते तो हमें भगवान भी नहीं है, पर फिर भी हम उन पर विश्वास करते हैं ना। तुझे पता है, ये जो भूत होते हैं ये हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब काम करते हैं, पर ये हमें दिखाई नहीं देते। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इनके पास भी भगवानों की तरह शक्तियां होती हैं, शैतानी शक्तियां। भगवान और भूत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देख, दोनों के हिंदी और इंग्लिश के शुरुआती अक्षर भ और जी से ही स्टार्ट होते हैं, चाहे फिर वो इंग्लिश का गोस्ट और गॉड हो या फिर हिंदी का भूत और भगवान। तू तो सही में इंटेलिजेंट वाली बातें करने लग गया यार। तुझे ये सब बातें कैसे पता? तेरे पापा ने बताई। क्या कहा? मेरे पापा ने बताई ये सब? पर कब? यार उनकी किताबों में लिखा है ये सब। तूने उनकी किताबें नहीं पढ़ा क्या? क्या तो लिखते थे यार, रोंगटे खड़े हो जाते थे पढ़ते पढ़ते। युग उदास होते हुए कहता है, नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। वैसे भी वो सब बस कहानियां हैं और कुछ नहीं। वो कहानी नहीं है युग, तुझे पता है, एक लेखक वही लिखता है जो उसकी जिंदगी में घटित होता है। हो सकता है ये सब तेरे पापा के साथ हुआ हो। यार देख, मुझे ना मेरे पापा के बारे में बातें नहीं करनी। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अभी आराम करना है, इसलिए मैं अपने घर ग्रेवयार्ड कोठी जाना चाहता हूँ। पर तू इतनी रात में ग्रेवयार्ड कोठी क्यों जा रहा है? तू तेरे रिश्तेदारों के घर रोंकामूचा गांव जाना। मुझे उनके पास नहीं जाना। क्यों? युग अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। अभिमन्यु युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तू अभी भी उनसे नाराज है क्या? नाराजगी किस बात की? नाराज तो हम उनसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और वो मेरे अपने थोड़ी हैं। यार ऐसा मत बोल। यार अभिमन्यु, छोड़ ना तू ये सब और जाने दे मुझे। अरे ऐसे कैसे? एक काम करता हूँ, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। सुना है यक्षिणी के 2 ठिकाने थे, पहला किश्नोई नदी और दूसरा ग्रेवयार्ड कोठी। तुझे कैसे पता ये बात? मुझे तो बहुत कुछ पता है यक्षिणी के बारे में। आखिर ऐसे ही थोड़ी सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बना हूं मैं। यार बातें करना छोड़ और चल जल्दी, अब जाकर सीधे सोना है मुझे। वैसे अच्छा हुआ तू मिल गया मुझे, मैं तो रास्ता ही भूल गया था। रास्ता ही तो दिखाने आया हूं मैं तुझे। क्या बोला? कुछ नहीं, वो देख, वो रही तेरी ग्रेवयार्ड कोठी। अभिमन्यु ने अपने हाथ से राइट साइड की ओर इशारा करते हुए कहा। जिस ओर अभिमन्यु ने इशारा किया था, जब युग उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि ग्रेवयार्ड कोठी का ऊपरी सिरा नदी से साफ साफ दिख रहा था।
ग्रेवयार्ड कोठी ऊपरी सतह पर बनी थी, जिस कारण उसका गुंबद देखा जा सकता था। ग्रेवयार्ड कोठी नदी से करीब 600-700 मीटर दूर थी। ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर काले काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काली शक्तियां थीं जो युग के वहां पर आने का इंतजार कर रही थीं। युग और अभिमन्यु पैदल पैदल ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद वो दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी खेतों के एकदम बीच में बनी हुई थी। आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। ग्रेवयार्ड कोठी के पास करीब 2 हेक्टेयर जमीन थी जो खाली पड़ी हुई थी। ग्रेवयार्ड कोठी 2 मंजिला थी, जिसमें बाहर से खिड़कियां देखने से लग रहा था कि करीब 50 से 60 कमरे होंगे। कोठी में ग्रे कलर किया गया था। अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहता है, यार ये तो किसी फिल्म की हॉरर कोठी जैसे लग रही है। देख, कोठी के ऊपर काले बादल भी कैसे मंडरा रहे हैं। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार ये फिल्मों की नहीं, मेरे पूर्वजों की कोठी है जो उन्होंने अंग्रेजों से खरीदी थी। हाँ पता है मुझे, मैंने डिटेल्स निकाली थी इस कोठी की। ये अंग्रेज लोग भी ना बड़े कमाल के थे। कैसे? तुझे पता है ये कोठी कब और क्यों बनाई गई थी? नहीं। आज से 200 साल पहले 24 अगस्त 1608 में अंग्रेज अपने इंडिया में आए थे। उस वक्त उनका भारत में शासन नहीं था और ना ही उनके रहने के लिए कोई ठिकाना था। जब वो मेघालय में आए तो उन्हें अपने बंगलामुड़ा गांव में भी रहने नहीं दिया, क्योंकि ये अंग्रेज गाय सुअर सब खाते थे और हमारे हिंदू धर्म में गाय को देवी माँ की तरह पूजा जाता है। उस वक्त अंग्रेजों के एक जर्नल ने मोटी रकम देखकर जमीन खरीदनी चाहिए, पर गांव वालों ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, हम सबको पता है कि इंडिया में लालची लोग भरे हुए हैं। उस वक्त बंगलामुड़ा के राजा अंग्रेजों से मोटी रकम भी हथियाना चाहते थे और प्रजा को निराश भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बंगलामुड़ा गांव के बाहर जो कब्रिस्तान वाली जमीन थी वो उन्हें बेच दी। गांव वाले तो दिन में भी वहां पर जाने से डरते थे, पर ये अंग्रेज कहाँ किसी से डरने वाले थे। उन्हें भारत का खजाना जो लूटना था। उन्होंने कब्रिस्तान के ऊपर ही कोठी बना दी। गांव वाले शुरू में इसे लाशों वाली कोठी कहते थे, फिर अंग्रेजों ने ही इसे ग्रेवयार्ड कोठी नाम दे दिया। अच्छा, जब भी दूसरे गांव से अंग्रेज सैनिक आते थे तो उन्हें यहीं पर ठिकाराया जाता था, यहीं पर खातिरदारी की जाती थी। उनकी अय्याशियों का सारा सामान था यहाँ पर। रात रात भर मुजरा चलता था, तवाइफें नाचा करती थीं। और तू कह रहा था ना कि यक्षिणी नहीं होती? तुझे पता है यहाँ के अंग्रेज अफसरों ने अपनी डायरी में यक्षिणी का जिक्र किया है। यक्षिणी का नाम सुनकर युग चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, तेरी ये कहानी खत्म हो गई हो तो क्या अब हम कोठी के अंदर चलें या रात भर यहीं पर बैठकर कहानी सुनाने वाला है? हाँ चल, मैंने कहाँ रोका है। तुझे ये कहानी सुनने में मजा आ रहा था इसलिए मैं सुना रहा था। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाज़ा करीब 10 फुट ऊंचा था। जब युग और अभिमन्यु दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो अभिमन्यु देखता है कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जिस पर जंग लग गया था। अभिमन्यु ताले को हाथ लगाते हुए कहता है, अरे इस पर तो ताला लगा हुआ है, तेरे पास ताले की चाबी है क्या? युग अपना बैग टटोलने लग जाता है और कहता है, रखी तो थी इसकी चाबी मेरे पास, कहाँ गई, दिख क्यों नहीं रही? हाँ ये रही। युग अपने बैग से ताले की बड़ी सी चाबी निकाल लेता है। एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, खोल जल्दी दरवाज़ा। यार तूने आवाज़ सुनी? कैसी आवाज़? औरत की आवाज़। यार वो कह रही थी खोल जल्दी दरवाज़ा। क्या कहा? औरत की आवाज़? लगता है तेरे कान बज रहे हैं। अभी तो मुझे कह रहा था कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, अब तू क्या कर रहा है? चल जल्दी ओपन कर कोठी, मैं भी तो देखूं इसमें क्या क्या राज बंद हैं। युग चाबी को ताले के अंदर डाल देता है। जैसे ही चाबी ताले के अंदर जाती है, आसमान में तेज बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज चमकी थी कि ऐसा लग रहा था आधी रात में उजाला हो गया हो। युग चाबी को ताले के अंदर घुमाने लग जाता है, पर जंग लगे होने के कारण चाबी घूम नहीं रही थी। युग चाबी घुमाते हुए कहता है, अरे ये क्या, ये घूम क्यों नहीं रही? घूम जा, अब खुल भी जा। शिट! अभिमन्यु हैरानी साथ कहता है, क्या हुआ? यार चाबी अंदर ही टूट गई। क्या कहा? चाबी टूट गई? पर कैसे? यार इतनी पुरानी चाबी है, ऊपर से जंग लगी हुई थी तो टूटेगी ही ना। अभिमन्यु अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर अब क्या करें? युग कुछ कहता उससे पहले ही एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, पत्थर उठा और तोड़ दे ताला। युग कहता है, अच्छा आइडिया है, पर तो लड़की की आवाज़ में क्यों बोल रहा है? अभिमन्यु हैरानी साथ कहता है, मैंने कहाँ कुछ बोला, मैं तो जब से चुप हूँ। युग अभिमन्यु की बात पर ध्यान नहीं देता है। वो पास ही में जमीन पर रखा बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसकी मदद से दरवाजे पर लगा ताला तोड़ने लग जाता है। 3 बार पत्थर से ताले पर वार करने पर ही खट से ताला टूट जाता है। जैसे ताला टूटता है, औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, आ! युग डरते हुए कहता है, कौन है?
कोठी के अंदर से औरत की आवाज सुनाई देती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत।